साफर है। हरिओम बालक भगवान, हरिओम हरिओम। अच्छा, आज तीसरा सेशन है हम लोगों का वॉइस का। पिछले सेशन में कुछ बात मैंने समझाया था, पेशेंस रखने के लिए कहा था, फिर भी कुछ लोग नहीं रखे। कभी कभी बड़ा अजीब करते हो यार तुम लोग। मैंने देखा एक लड़के का कमेंट था, उसने लिखा कि आई एम सैड, कुछ और लिखा था, यानी मैं उदास इसलिए हूँ कि अब लेट से आ पाइएगा। चिंता मेरे लेट से आने की थी बालक को। ये नहीं सोचा कि गुरुदेव थोड़ी परेशानी में हैं, तो वो ग्रुप बना के कुछ हो सके तो उनके लिए किया जाए। खैर, लेट इट गो, वी हैव टू मूव ऑन। तो बालक भगवान, पिछले क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दे रखा था आप लोगों को, पहले उसको चेक कर लीजिए। चेक करिए, कॉपी निकालिए। पहला क्वेश्चन था, आई डोंट ईट फिश ऑन संडे। आई सब्जेक्ट है, डोंट ईट वर्ब है, फिश ऑब्जेक्ट है, ऑन संडे क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया। तो फिश को पहले लाओगे और डू या डज प्लस नॉट। अच्छा, मैंने इसको लिख भी रखा है जी, देखो यहाँ बोर्ड। मैंने पिछले सेशन में बोला था, आई टोल्ड यू दैट there are 10 forms of verbs generally which we have to memorize for both active and passive form, जिसमें से 5 लास्ट सेशन में बताया था और 5 आज के लिए बोला था। तो मैंने सोचा कि मैं 10 का 10 भी लिख देता हूँ, जिनका छूट गया होगा रिवीजन भी हो जाएगा, वे पढ़ भी लेंगे, और जिनका जो पढ़े हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। यही 5 मैंने समझाया था, और इस पर 7 सेंटेंस मैंने आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया था, उसको मिला। आई डोंट ईट फिश ऑन संडे, फिश को पहले लाओगे। अच्छा, अब डोंट ईट है तो रूल नंबर 2, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। पैसिव में ले जाना है तो इज आर एम प्लस नॉट प्लस V3 करना था। तो फिश के साथ क्या होगा? इज होगा, नॉट जहां है वहीं रहेगा। अब V3, तो ईट का V3 क्या कर दोगे? ईटन। आई को दाहिने ले जाओगे, यानी सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? दाएं आएगा वर्ब के बाद। तो बाई आई दाहिने आएगा, क्या होगा? मी ऑन संडे, यानी फिश इज नॉट ईटन बाय मी ऑन संडे। सेकंड क्वेश्चन था, फूड इज नॉट कुक्ड बाय राधा ऑन टाइम। मैंने बोला था वर्ब का रूप यदि आप याद कर लेते हो तो देखते ही आप पकड़ लोगे कि सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का। इसको याद करना जरूरी भी है जी। देखो, बहुत सारे सेंटेंस जो आपको बनाने हैं, विच यू हैव टू सॉल्व। इट डजंट मैटर वेदर यू अपीयर एट द एग्जामिनेशन ऑफ 12th और कंपटीशन व्हाटसोएवर, बट यू हैव टू रिमेंबर और यू हैव टू कीप द थिंग इन योर माइंड दैट in this very chapter we have to solve the questions of both meaning based and rule based। तो रूल बेस्ड के लिए आपको यू हैव टू मेमोराइज दे, मीनिंग बेस्ड भी होगा, उसके लिए भी बड़ा थॉरो स्टडी करना होगा। प्रैक्टिस वी हैव टू मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस इन दिस वेरी चैप्टर। तो फूड इज नॉट कुक्ड, इज नॉट कुक्ड, इज नॉट V3, सीधा समझ गए पैसिव। अब इसको एक्टिव में ले जाइएगा, तो था आपका फूड इज नॉट कुक्ड बाय राधा ऑन टाइम, तो एक्टिव हो या पैसिव, इट डजंट मैटर। वी हैव टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट, मींस ऑब्जेक्ट ऑफ इधर एक्टिव और पैसिव विल बिकम सब्जेक्ट। तो इसमें राधा को सब्जेक्ट बनाओ, राधा। इज तो रहेगा ही राधा के हिसाब से, नॉट भी रहेगा, कुक्ड V3 है। अब इसको इज नॉट कुक्ड, हाँ यस, नहीं तो इसमें यहाँ होगा ना, इज नहीं होगा। इज आर एम प्लस नॉट प्लस V3 का स्ट्रक्चर है, जब एक्टिव में आएगा तो क्या हो जाएगा? डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। तो राधा, अब राधा के हिसाब से क्या होगा? डज नॉट, V3 V1 में चला जाएगा, यानी राधा डज नॉट कुक
फूड को दाहिने ले जाओ, फूड ऑन टाइम, मिलाते जाना, किसका कितना स्कोर हो रहा है लास्ट में बताना भी। तीसरा है सी हैज इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट इट, तो सी सब्जेक्ट है, हैज इन्फॉर्म्ड रूल नंबर 5 है, हैज इन्फॉर्म्ड यानी हैज प्लस V3 एक्टिव, तो सी हैज इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट इट। अब इसको जब पैसिव में ले जाओगे तो द पुलिस पहले आएगा, द पुलिस, ध्यान में रखना पुलिस हमेशा प्लुरल माना जाता है, क्योंकि इसको हम लोग पुलिस को जनरलाइजिंग कलेक्टिव्स में रखते हैं, तो द पुलिस पहले आएगा, पुलिस के हिसाब से अब हैज नहीं होगा, हैव हो जाएगा, द पुलिस हैव बीन, पैसिव में जब लाओगे तो हैव हैज हैड प्लस बीन प्लस V3 करोगे, तो द पुलिस हैव बीन इन्फॉर्म्ड इट। क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्स आर बीइंग पुल्ड, बीइंग प्लस V3, रूल वाइज बोला था मैंने, याद कर लो, रूल नंबर 3 बीइंग प्लस V3, व्हिच वॉइस, पैसिव वॉइस हुआ, तो द वॉल्स आर बीइंग पुल्ड डाउन बाय हिम को पहले लाओगे, एक्टिव में ले जाना है, तो हिम को पहले लाओगे ही होगा, मैंने बता रखा है कि आई जब राइट साइड ले जाओगे उसको, आई को दाहिने ले जाओगे तो मी होगा, मी बाएं आएगा तो आई होगा, उसी तरह ही दाहिने जाएगा हिम बाएं आएगा क्या होगा, ही होगा, दे दाहिने गया देम बाएं आएगा क्या होगा, दे होगा, तो हिम को आप पहले लाओगे तो क्या करोगे, ही इज, अब ही के वॉल्स के हिसाब से आ था, लेकिन ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, यानी ही इज बीइंग पुल्ड, तो बीइंग पुल्ड, अब बीइंग इधर जाएगा एक्टिव में तो हट जाएगा, भरफोर होगा, तो पुल्ड का भरफोर क्या हो जाएगा, पुलिंग, यानी ही इज, क्या था क्वेश्चन यार, हाँ आर, ठीक है, ही इज पुलिंग डाउन द वॉल्स को अब दाहिने लाओ, ही इज पुलिंग डाउन द वॉल्स। पांचवा क्वेश्चन था वी वर रिपेयरिंग द रोड्स यस्टरडे, तो वी वर रिपेयरिंग भरफोर लगा है, एक्टिव है, वी वर प्रिपेयरिंग द रोड्स, तो द रोड्स को पहले लाओगे, द रोड्स फिर वर ही होगा, द रोड्स वर, पैसिव में ले जाओगे तो क्या होगा, बीइंग, यानी द रोड्स वर बीइंग रिपेयर्ड बाय अस, वी दाहिने जाएगा तो अस होगा, यस्टरडे। छठा है द बॉयज आर टू बाई अ न्यू साइकिल टुडे, तो इज आर एम टू बाई, द बॉयज आर टू बाई, रूल नंबर कहाँ गया, 4 है, इज आर एम वाज वर प्लस 2 प्लस वर्ब 1 एक्टिव, पैसिव ले जाना, इज आर वाज वर प्लस 2b प्लस V3, यानी कहीं भी 2 प्लस वर्ब 1 दिखा, पैसिव में आपको ले जाना है तो 2b प्लस V3 कर दीजिएगा। तो ए साइकिल इसका ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लाइए, अ साइकिल इज to be bought by the boys today। सातवां, the students were to be informed by W Gupta about the examination। to be informed यानी पैसिव पर था, इस मैंने किया क्या था कि एक एक्टिव दिया था और एक पैसिव, यानी एक्टिव को पैसिव में ले जाना था, पैसिव को एक्टिव, तो to be informed पैसिव में चला गया। अच्छा जी, तो अब इसमें द स्टूडेंट्स वर टू बी इन्फॉर्म्ड बाय डब्ल्यू गुप्ता, डब्ल्यू गुप्ता इसका ऑब्जेक्ट है, इनको पहले लाओ, यानी डब्ल्यू गुप्ता, अब वर नहीं होगा, वाज होगा, वाज टू बी प्लस V3 यहां जाएगा तो 2 प्लस वर्ब 1 हो जाएगा, यानी वाज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द एग्जामिनेशन। बुद्धि खुल गया। अब आओ आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें माय डियर यहाँ तक तो मैं बता चुका था, उसका एग्जाम्पल भी दिया था। हाँ, उसमें जो सेकंड एग्जाम्पल मैंने लास्ट सेशन में दिया था आप लोगों को, उसमें एक जगह बिंग छूट गया था। मैं बिंग बोला था लेकिन लिखते क्रम में बिंग छूट गया था, उसको मैं समझा दे रहा। ये 9 हो गया, इसको कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट इट। 10वां भी लिख देता हूं। यहां देखो बोर्ड पर, यदि एक्टिव में रहे शैल, विल, शुड, वुड, स्क्रीन को हमेशा चौड़ा करके देखिएगा जी। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, प्लस, इस बार देखो दोनों में क्या अंतर है समझा देता हूं। प्लस हैव,
अब प्लस V3, तो हम करते क्या हैं कि सबको ज्यों का त्यों रखते हैं पैसिव के लिए, यानी सैल से लेकर मस्ट तक विल रिमेन सेम, प्लस हैव भी होगा। अब यहां चेंज करेंगे प्लस बीन, अब प्लस कर देंगे V3। अब यहां देखो 5 तक तो आप समझ चुके थे, छठा से समझना शुरू करते हैं जी। छठा कह रहा है कि यदि हैव हैज हैड के बाद टू प्लस वर्ब वन हुआ, मैं टू प्लस वर्ब वन आ गया, किसका वर्ब हो गया? एक्टिव का। अब पैसिव में ले जाओगे तो हैव या हैज या हैड आ सकता है, वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, उसका हैव हैज में बदल सकता है, हैज हैव में बदल सकता है, लेकिन हैड का तो एक ही रूप होता है। फिलहाल हैव हैज हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन, यदि है तो हैव हैज हैड तो रहेगा ही रहेगा, टू हो जाएगा टू बी, या V1 हो जाएगा V3, या किसका हो गया? पैसिव का। गॉट इट? सेवेंथ वन, सातवां है, यदि V2 आया सेंटेंस में कहीं भी, इफ यू सी second form of the verb anywhere in the sentence, just consider the sentence to be the sentence of active voice। यदि V2 आ गया सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सीधा मानो कि वह किसका है? एक्टिव। मानो क्या? दैट इज क्वाइट क्लियर, बी श्योर फॉर दैट, दैट इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। अब V2 का पैसिव क्या होगा? तो यदि V2 है तो एक्टिव, अब पैसिव में ले जाना होगा तो हम अपने से करेंगे वाज या वर, अब प्लस V2 को बदल देंगे V3। इज दैट क्लियर? यदि अब आठवां देखो, डिड प्लस नॉट तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां भी था पिछले सेशन वाला। डू या डज के साथ भी नॉट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिड के साथ भी नॉट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डिड के साथ यदि V1 है, नॉट रहेगा तो उसको ज्यों का त्यों रखिएगा। तो डिड को बदलना है वाज या वर में, नॉट है तो रखिए। अब V1 को क्या करना है? V3। उसी तरह से यहां याद रखिएगा जो पिछले सेशन में समझाया था, डू या डज को यू हैव टू चेंज इनटू इज आर एम एंड देन V3। ये तो मैं मेंशन कर चुका था पिछले क्लास में। ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस अलोंग विद हेल्पिंग वर्ब, माइंडेड। अब आओ नौवां कह रहा है शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट में से कोई भी हो। अब यार थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कभी कभी करना चाहिए। ये नहीं सोचो कि मैंने सारा लिख दिया है एक साथ कॉमा दे देकर, तब खोजने लगना कि सब कहाँ गया, सब है कि नहीं। अरे सब नहीं होगा यार, कोई एक ही होगा। यानी शैल होगा प्लस वर्ब वन, या विल प्लस वर्ब वन, या मे प्लस वर्ब वन, या कैन प्लस वर्ब, यानी इसमें से कोई एक और उसके बाद हो वर्ब वन। तो उसको पैसिव में ले जाने के लिए क्या फॉर्मूला है? ये मॉडल वर्ब कहलाते हैं। ये जैसे हैं आप वैसे ही रखिए, यू कैन नॉट जस्ट चेंज देम। और सिंपली उसके बाद क्या करिए? बी का प्रयोग करिए एंड चेंज V1 इनटू V3। इसकी चर्चा पिछले सेशन में बड़ी सुंदर तरीके से मैंने करा था, समझाया था। पिछला सेशन जिनका छूटा होगा देख लेंगे, उसमें बताया था ना, बी, बीन, बिंग। तो बिंग यहाँ आ गया बिन, और यहाँ आ गया बी। ये तीनों एक ही चीज है, पैसिव फॉर्म में यूज होते हैं। जनरली इनके बाद तो कभी कभी V4 भी आता है, वो अलग चीज है। अब आओ, ये समझ गया ना कि इनके बाद यदि V1 है पैसिव में ले जाना है बेटा, क्या करोगे? बी इनको रखोगे प्लस बी प्लस V3 करोगे। अब आ जाओ 10वां। मान लो कि फिर से ये आ गए, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह वगैरह। इस बार V1 नहीं आकर यदि हैव प्लस V3 आ गया, क्या आ गया बोलो? हैव प्लस V3 आ गया, तो क्या करोगे? हैव प्लस V3, सीधा सीधा यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो उसमें हैज हैड भी था, यहाँ सिर्फ हैव रहेगा, हैज हैड नहीं रहेगा। यानी इनके बाद यदि हैव प्लस V3 आया तो सीधा समझो क्या करो, इन सारे को रखो जैसे है वैसे ही, हैव भी रखो, अब प्लस जैसे यहाँ लगा वैसे ही यहाँ होगा, यानी बीन प्लस V3 कंप्लीट। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एक्टिव और पैसिव में फर्स्ट सेशन 1 घंटा से अधिक का था। बड़ी डिटेल सारे कुछ चीज़ों को समझाया था मैं, कंडीशन, 3 वॉइस का मैंने उसमें जिक्र करा था, मिड पैसिव को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा था।
तो ध्यान रखना है कि ये जो 10 लेफ्ट साइड है एक्टिव फॉर्म है वर्ब के, 10 जो राइट साइड है पैसिव फॉर्म है वर्ब के। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस मैंने बताया था, उसको याद भी करना जरूरी। एक्टिव मीन्स व्हाट, यानी एक्शन कोई ना कोई करेगा डायरेक्ट वे में। यदि कोई व्यक्ति खुद ही किसी काम को कर रहा है, कोई खुद ही किसी काम को किया है, एक्टिव फॉर्म है। यदि काम करने वाला नहीं पता चला, नहीं है, पैसिव फॉर्म है। या काम आपका यदि एजेंट के द्वारा हो गया, when the doer becomes agent of the action, वह भी पैसिव वॉइस। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग बाई का प्रयोग कर रहे हैं, डेट इज समथिंग एल्स। मैंने उस दिन भी कहा था, उसको जाकर देख लीजिएगा। जो आज देख रहे हो वह फर्स्ट और सेकंड सेशन इसका देख लीजिएगा कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए। तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में बाई होगा तभी वह पैसिव का होगा। जैसे मैंने कहा ना कि जंगल से रोज पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं क्रिया है। अब काटने वाला यहां कौन है नहीं पता है ही नहीं, तो ये सेंटेंस भी पैसिव का है, इसमें वो बाई लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सब होशियारी रखिएगा। खैर, अब आइए इन पांचों का एग्जाम्पल तो हम लोग देख चुके थे, अब इन पांचों का एग्जाम्पल देख ले। मैंने कहा कि यहां देखो, अ लेटर या एन एप्लीकेशन was written by her to the chairman, या प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो कहो। हिंदी इसका समझ में आया? एन एप्लीकेशन वाज रिटन बाय हर टू द चेयरमैन। हिंदी आप समझ रहे होंगे। अब बताओ, बोलो थोड़ा सा। एन एप्लीकेशन वाज रिटन बाय हर टू द चेयरमैन, एक्टिव का सेंटेंस है कि पैसिव का है? बोलो सीधा सीधा, यह सेंटेंस पैसिव वॉइस का है पैसिव का। क्यों है? इसको तो छोड़ो, यहां समझ सकते हो वाज रिटन, यानी रूल नंबर 7 वाज या वर्ब प्लस V3। ईज आर एम के बाद V3 हो, सीधा समझो एक पैसिव। वाज वर्ब के बाद V3 हो, सीधा समझो पैसिव। चलो, पैसिव का ही पता चल गया। अब नाउ वी हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव। कम ऑन, एनालाइज द सेंटेंस। वाज रिटन वर्ब का फॉर्म है। अब इसके पहले एन एप्लीकेशन इसका सब्जेक्ट हुआ, पैसिव का सब्जेक्ट हो गया। अब बाय हर, यहां हर क्या हो गया? इस पैसिव का ऑब्जेक्ट। ये जो बच गया टू द चेयरमैन, बचे हुए पार्ट्स क्या कहलाते हैं? कंप्लीमेंट कहलाते हैं। अब आ जाओ, इसको जब ले आओगे एक्टिव में तो हर कहां आएगा? अब यहां आ जाएगा। तो यहां आएगा तो क्या बनेगा? सी बन जाएगा। बनेगा ना? अब सी, अब यहां देखो वाज रिटन यानी वाज प्लस V3, रूल नंबर 7 वाज प्लस V3। अब इसको एक्टिव मिलाओगे तो क्या करोगे? यानी वाज वर्ब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब V3 किस में चेंज हो जाएगा? V2 में। तो यहां क्या होगा? सी रोट रिटन, इसका राइट रोट रिटन, तो रोट V2 हो गया। अंडरस्टैंड? अब एन एप्लीकेशन को यहां लाओ। एन एप्लीकेशन, उसके बाद सब्जेक्ट ला दिया, ऑब्जेक्ट को यहां कर दिया, वर्ब को यहां कर दिया। बचा क्या चीज? कंप्लीमेंट। जहां है वहीं रख दो, उसी रूप में रख दो, टू द चेयरमैन। किस में चला गया? एक्टिव वॉइस। बोलो कोई तकलीफ? समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई? कुछ और एग्जाम्पल देखो। मान लो मैंने कहा इंडिया कैन विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप
इंडिया कैन विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, हिंदी आप समझ रहे हो, भारत अगला विश्व कप जीत सकता है। अब बोलो यह किस वॉइस में है भाई, एक्टिव है कि पैसिव है, बोलो। कैन विन, वर्ब से पहचानने का प्रयास करो। अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी बनवाऊंगा जी, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। कैन, रूल नंबर यह हो गया 9, कैन विन यानी कैन प्लस वर्ब वन। तो कैन प्लस वर्ब वन या मे प्लस वर्ब वन या शुड प्लस वर्ब वन या मस्ट प्लस वर्ब वन, सीधा दैट इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव। दिस इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव, यू नो। अब इसको छांट लो, एनालाइज करो पहले। इंडिया, इंडिया क्या है, सब्जेक्ट, कैन विन वर्ब, अब यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब इसको जो एक्टिव में है जब पैसिव में ले आओगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, यानी द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, यह क्या हो जाएगा, यहां आएगा द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। अब क्या रखोगे, वर्ब को, तो वर्ब है कैन विन यानी कैन प्लस वर्ब वन। पैसिव फॉर्म सबको रखना है, बी प्लस V3 करना है, यानी क्या कर दे बोलो, कैन। अब बी देख रहे हो यहां, बी, अब क्या करें V3, तो विन का V3 क्या हो गया 1। अब इंडिया को हम दाहिने लाएंगे, लाएंगे ना इंडिया को दाहिने, तो क्या करेंगे, बाई इंडिया गोज इनटू पैसिव। बुद्धि खुला कि नहीं खुला? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां देखो, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, जो कहो, न्यूट्रॉन कुमार, प्रोटॉन कुमार, हाइड्रोजन गुप्ता, जो कहो यार, सारे तो नाम ही है, क्या करना है। तो यहां आ जा, अब न्यूट्रॉन कुमार had to deposit 5, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना है यहां पर। न्यूट्रॉन कुमार हैड टू डिपोजिट 5,000 rupees फॉर न्यूक्लियर टेस्ट, या छोड़ो फॉर दिस वर्क, थोड़ा छोटा कर देते हैं। न्यूट्रॉन कुमार हैड टू डिपोजिट 5,000 rupees फॉर दिस वर्क। कहीं कोई चिंता की चीज नहीं है। सेंटेंस को एनालाइज कर लो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्टिंग्विश वेदर द सेंटेंस दैट वी हैव बीन गिवन इज ऑफ एक्टिव और इट इज ऑफ पैसिव। सबसे पहले हमें यह पता कर लेना है कि यह एक्टिव का है या पैसिव का है। तो वर्ब के बाद सीधा, इट डजंट मैटर वेदर द सेंटेंस इज ऑफ एक्टिव और पैसिव, टू फाइंड आउट यू हैव टू गो टू द वर्ब फर्स्ट। वर्ब यदि आपको याद है, वर्ब का फॉर्म खट से पकड़िएगा। यहां जी हैड टू डिपोजिट, हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन। रूल नंबर 6, हैव ऑब्लिक हैज ऑब्लिक हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन। पैसिव हैव ऑब्लिक हैज ऑब्लिक हैड प्लस टू बी प्लस V3, 2 प्लस वर्ब वन, सीधा एक्टिव। अब छाट लो। तो सीधी बात है कि इसके पहले न्यूट्रॉन कुमार क्या हो गए, सब्जेक्ट। अब जमा करना पड़ा क्या, तो 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज, यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब बच गया फॉर दिस वर्क, क्या हो गया, कंप्लीट। अब जब इसको हम पैसिव में लेकर जाएंगे माय डियर, कंफर्म हो गया कि एक्टिव है। कंफर्म होने के लिए बस यहां देखना था। कंफर्म हो गया एक्टिव है, अब इसको पैसिव में लाइए। तो सीधा बात है, एक्टिव हो या पैसिव, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, सब्जेक्ट को वर्ब के बाद ले जाना है। तो अब इसमें 5,000 रुपीज ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, 5,000 रुपीज कर दिया ऑब्जेक्ट को पहले। अब हैड टू डिपोजिट,
यानी हैड प्लस टू प्लस वर्ब, पैसे में ले जाना है, हैड रखें। अब क्या कर दें, टू बी। अब V3 डिपॉजिट, इसका V3 क्या हो गया माय डियर, डिपॉजिटेड। अब न्यूट्रॉन कुमार को हम दाहिने ले जाएंगे तो क्या करेंगे, बाई लगा देंगे जनरली, बाई न्यूट्रॉन कुमार। अब बचा क्या चीज, कंप्लीमेंट फॉर दिस वर्क, जहां है वहीं पर रख देंगे, फॉर दिस वर्क। बोलो कोई तकलीफ। न्यूट्रॉन कुमार हैड टू डिपॉजिट 5000 रुपीज फॉर दिस वर्क। न्यूट्रॉन कुमार को इस काम के लिए 5000 रुपया जमा करना पड़ा। 5000 रुपीज हैड टू बी डिपॉजिटेड बाय न्यूट्रॉन कुमार, यानी 5000 रुपया न्यूट्रॉन कुमार के द्वारा जमा करना पड़ा फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए। एक चीज सुनो खूब ध्यान से जो मैं अभी कह रहा, एक चैप्टर होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कहा जाता है टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी किसी सेंटेंस को ग्रामर के एक रूप से बिना उसका अर्थ बदले दूसरे रूप में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यानी किसी सेंटेंस को बिना उसके अर्थ को बदले हुए हम एक ग्रामेटिकल रूप से दूसरे ग्रामेटिकल रूप में बदलें, यह जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और समझ लो ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूवल ऑफ टू आता है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री आता है, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, वॉइस और नारेशन जिसको स्पीच कहा जाता है। यानी वॉइस और स्पीच ये दोनों पार्ट किसके हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के। यानी सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में आपको बदलना है, लेकिन अर्थ बदलना नहीं चाहिए, यह एक प्रक्रिया है। बुद्धि खुला। अच्छा मान लो जैसे किसी जिला स्कूल के किसी शिक्षक को मोतिहारी से कहा गया कि आप बेतिया जाइए, बेतिया ट्रांसफर हो गया, या क्रॉल बाग से उनको भेज दिया गया कनाट प्लेस में। तो क्रॉल बाग से कनाट प्लेस में जाते जाते उस शिक्षक महाराज राष्ट्रपति हो जाएंगे या कि कलेक्टर हो जाएंगे कि शिक्षक के शिक्षक ही रहेंगे, बोलो क्या रहेंगे, शिक्षक ही रहेंगे। यानी पोस्ट उनका सेम रहा, उनका स्थान बदल गया। इज दैट क्लियर। अब आम है मैंगो, आजकल सीजन भी चल रहा है, तो मैंगो को यदि बेंगलोर से लेकर बनारस आया जाए तो बनारस आते आते वह आम ही रहेगा कि अनानास हो जाएगा, बोलो आम ही रहेगा ना यार। तो आम ही है, लेकिन अब कुछ समय पहले वो बेंगलोर था, लेकिन अब कहाँ है, बनारस आ गया। बुद्धि खुला। यही वॉइस की एक प्रक्रिया होती है। अब जैसे मान लो यहां देखो, सी रोट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन, उसने चेयरमैन के पास एक आवेदन पत्र लिखा। सेंटेंस के बाद मेरे किसी ने किसी काम को चेयरमैन के पास करा है, उसने चेयरमैन के पास एप्लीकेशन लिखा। इसको जब पैसिव फॉर्म में ले गया तो एन एप्लीकेशन, इसका वाज वर्ब प्लस V3 वाज रिटेन बाय हर, यानी उसके द्वारा एक एप्लीकेशन लिखा गया टू द चेयरमैन, चेयरमैन के पास। यानी दोनों ही सेंटेंस में एप्लीकेशन लिखा गया है, लिखने वाला कोई है, और कहां लिखा गया है, तो चेयरमैन के पास लिखा गया है। सेंटेंस का एक ही भाव है। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, या इसको कहा जाए यू आर टॉट बाय मी, या तुम लोग या तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो, एक ही है। लेकिन सेंटेंस का रूप चेंज हो गया, ग्रामेटिकल फॉर्म उसका बदल गया, बट मीनिंग रिमेन्स सेम। यह एक वॉइस का एक प्रक्रिया है, समझिए। आगे आगे बढ़िएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए फॉर्म ऑफ द वर्ब याद करना भी बड़ा जरूरी है। अब आओ
कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सीखना है जी। देखो यहां पे किसको मिटा दूं, इसको रहने देता हूं, हेल्प होगा आप लोगों को। यहां मिटा देता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक बार फिर से सीख लो। आज यदि मान लो कि दोनों ऑब्जेक्ट आ गया सेंटेंस में, तो किसको पहले रखें किसको बाद में रखें, इसमें भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। इसको सीखो, यहां बोर्ड पर देखो। यहां देखो, ऑब्जेक्ट, इसको फिलहाल दो पार्ट में बांट लो। इसको मैं पूर्व में भी समझा रखा है। एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत सारे लोग इसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी निर्जीव, हालांकि वो भी कहा जा सकता है। और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन ऑब्जेक्ट माय डियर? इनडायरेक्ट, जिसको लिविंग ऑब्जेक्ट भी लोग कहते हैं। अब यहां देखो, इसका समुद्र ढूंढने से बढ़िया है सीधे चलो फॉर्मूले पर आ जाओ। वर्ब से जब क्वेश्चन करोगे क्या, यानी व्हाट, जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? वर्ब से जब क्वेश्चन करोगे जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? और वर्ब से जब क्वेश्चन करोगे किसे, whom या टू whom भी कहा जा सकता है, तो हिंदी में भी समझ लो ना। वर्ब से जब पूछा किसे, जो आंसर मिला सीधा कहो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन ऑब्जेक्ट हो गया माय डियर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इधर मान लो कि नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं ना, कम से कम बोल रहा हूं, सुनाई तो दे रहा है ना, समझ लेना। वर्ब से पूछोगे किसे, जो आंसर मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब से पूछोगे क्या, जो आंसर मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आओ देखते हैं। जैसे मान लो, अच्छा हिंदी नहीं अंग्रेजी में ही समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लो मैंने कहा कि सर टीचेज अस इंग्लिश। सर टीचेज अस इंग्लिश, तो सर टीचेज अस इंग्लिश, टीचेज पढ़ाते हैं, पढ़ाना क्या हुआ बोलो? वर्ब। सर क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब देखना है ऑब्जेक्ट, तो पहले पूछ लेते हैं क्या पढ़ाते हैं, क्वेश्चन करते हैं क्या पढ़ाते हैं, यानी व्हाट इज टॉट। आंसर क्या मिला सीधा? इंग्लिश। क्या पढ़ाते हैं भाई? इंग्लिश। तो इंग्लिश कौन ऑब्जेक्ट हो गया बोलो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पूछ लो किसे, यानी पढ़ाते हैं whom, तो whom ही डज ही टीच, किसे पढ़ाते हैं, तो आंसर क्या मिला हम लोगों को? यह कौन ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट। दो हो गया। सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब जैसे मान लो सीधे रहता कि सर टीचेज अस डेली, सर रोज हम लोगों को पढ़ाते हैं, तो कितने ऑब्जेक्ट होता है? एक ही होता है। सर टीचेज अस इंग्लिश डेली या कुछ भी रखो, तब कितने ऑब्जेक्ट हो गए? दो हो गए। इज दैट क्लियर? अच्छा जैसे आई गेव हिम ए बॉल, आई गेव हिम ए, चलो यहां एक और देख लेते हैं। आई गेव हिम अ बॉल एस्टरडे। आई गेव हिम अ बॉल एस्टरडे, यानी कल मैंने उसे एक बॉल दिया। गेव दिया, क्वेश्चन करो क्या दिया? व्हाट डिड आई गिव? आंसर क्या मिला? बॉल। कौन ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट। अब टू whom दिया, whom डिड आई गिव, किसे दिया? तो हिम यानी उसे, यह कौन हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बुद्धि खुल गया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ गए। तो ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है ना। अब जैसे मान लो हमने सेंटेंस लिखा कि
ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो लाना वर्ब है। अब क्वेश्चन पूछो क्या लाओ, आंसर मिला एक गिलास पानी, एक ही ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। दो क्या दो, एक गिलास पानी, ये भी ऑब्जेक्ट है। किसे दो, मुझे, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो एक गिलास पानी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मुझे क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से समझो जरा सा, मान लो, अच्छा ये तो आप लोग पढ़े हुए भी हो, यहां मान लो कि एक ही ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा उसको ला दीजिए, सब्जेक्ट बना दीजिए। लेकिन यदि दोनों ऑब्जेक्ट हो गए, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट, तब क्या करें? तो ध्यान में रखना, डायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि दोनों सेंटेंस में है तो आप किसी को भी पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हो। अंडरस्टैंड? फर्क क्या होगा, अब ध्यान दो यहां पर, ये सीख लेना जी फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले रखते हो, अब प्लस यहां मैं डैश दे दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हो, तो ध्यान में रखना कि यहां नो प्रीपोजिशन, यानी कोई भी प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाते हो पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि पहले लाया, प्लस डैश दे दिया मैं, अब प्लस, अब वर्ब के बाद चलो इसको थोड़ा डिटेल कर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाया, अब प्लस क्या किया, वर्ब किया, तो वर्ब तो रहेगा ही यार, छोड़, डैश, यहां पुट अप किया तुम इनडायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट को पहले रखोगे, इनडायरेक्ट को बाद में रखोगे, तो बीच में प्रीपोजिशन के रूप में यू हैव टू यूज टू, बस यही फर्क, दैट इज द डिफरेंस। लुक हियर, I think you better understand it. When we put indirect object first in the sentence and then direct object, we don't have to use preposition between these two objects. But when we put direct object first and indirect object after verb, we have to put to before that very indirect object, means to is used between these two objects when direct object comes first and then indirect object। बस ये ध्यान रखना है। यानी यदि दो ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट को आप पहले रख रहे हो, अच्छा ये एक्टिव हो या पैसिव, दोनों में ही फॉर्मूला होगा। यदि हम इनडायरेक्ट को पहले रखेंगे, डायरेक्ट को बाद में रखेंगे, कोई बीच में प्रीपोजिशन नहीं होगा। यदि डायरेक्ट को पहले रखते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में रखते हैं, तो बीच में प्रीपोजिशन लगाना होगा। जैसे देखो, इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई गेव हिम अ बॉल एस्टरडे, इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, आई गेव अ बॉल टू हिम एस्टरडे। तो अब ए बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया, इसलिए बीच में टू प्रीपोजिशन आ गया। इज दैट क्लियर? यहां बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट को पहले रखा है और डायरेक्ट को बाद में रखा है। तो वेदर द सेंटेंस इज ऑफ एक्टिव और इट इज ऑफ पैसिव, इट डजंट मैटर, यू हैव टू पुट टू बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, particularly when you write या you put indirect object, direct object first and then indirect। यदि इनडायरेक्ट को पहले रखा, डायरेक्ट को बाद में, प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं। अब आ जाओ, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग चेंज करके भी देख लेते हैं। जैसे मान लो यही सेंटेंस आओ, सर टीचेज अस इंग्लिश, यहां देखो, या आई गेव हिम, यहां देखो इसको तो चूंकि एक्सेलेंट कर रखा है, आई गेव हिम अ बॉल एस्टरडे, आई गेव हिम अ बॉल एस्टरडे। पहले छांट लो इसको, गेव भिट्टू है, तो भिट्टू है तो सेंटेंस इज ऑफ एक्टिव वॉइस, है ना जी। अच्छा, अब आई उसके पहले है, यह क्या हुआ, सब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट,
तो तुम उधर समझ चुके हो, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ बॉल कौन ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एस्टरडे बीते हुए कल, यह बच गया, क्या हो गया, कंप्लीमेंट। अब इसको ले जाना है पैसिव वॉइस में, तो ले चलते हैं। अब क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ला देते हैं, तो इनडायरेक्ट को पहले लाएंगे तो हिम, जब यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, इसको पहले ला दिया। गेव V2 है, V2 पैसिव क्या होगा, वाज या वर प्लस V3, तो क्या करें, ही वाज गिवन। अब ये बॉल को यहां रख देते हैं, यानी एक को वर्ब के पहले रखेंगे, एक को वर्ब के बाद रखेंगे। अब बॉल, अब आई सब्जेक्ट है, इसको दाहिने लाएंगे यहां, तो क्या होगा, बाई। आई जब दाहिना जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी एस्टरडे, किस में चला गया, पैसिव में, सही है। अब इसको हम लोगों ने कैसे बनाया जी, इसको हम लोगों ने बनाया इनडायरेक्ट को पहले रखा है। अब मान लो डायरेक्ट को पहले रख के देख लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं तब कैसे बनता है। सिंपल, नाउ यू कैन टर्न इट इनटू पैसिव वेरी इजीली। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ए बॉल। फिर से V2 का पैसिव वाज वर प्लस V3, वाज V3, गिव का गिवन। अब हिम को यहां रखना है, ये बॉल को आप यहां ला दिए, तब हिम को वर्ब के बाद रखिएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लाए हैं, यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप रखने जा रहे हैं। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाइएगा, इनडायरेक्ट को बाद में रखोगे, तो क्या करोगे, टू लगा दो, यानी टू हिम। फिर से वही चीज, बाई। अब कहा गया, आई को दाहिने लाओगे तो मी तो होगा ही, बाई मी। एस्टरडे जहां था वहां रहेगा, यानी दोनों पैसिव इसका सही। बुद्धि खुला, बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। अब आइए 3 क्वेश्चन, मैंने बार बार कहा है, देखो वर्ब के रूप को याद करना कितना जरूरी है। हाउ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेमोराइज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये कितना जरूरी है, कुछ क्वेश्चन बनाकर हम लोग देखते हैं। Stay tuned with me. Look. एक क्वेश्चन है, यूको बैंक पीओ एग्जाम 2006 का कॉमन एरर है। मैं लिख रहा हूं, तुम लोग अपना बुद्धि लगाते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं कौन से है भाई, the number of students, the number of students oblique A, यानी पार्ट ए हो गया, completing in the event oblique B। अब कह रहा है हैज बीन फॉलन, हैज बीन फॉलन ऑब्लिक सी बिकॉज ऑफ वांट ऑफ इंसेंटिव, बिकॉज ऑफ वांट ऑफ इंसेंटिव, full stop oblique D, no error। E
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का प्रयोग करो, इसमें ढूंढना है कि गलती किस पार्ट में है। यू हैव टू एक्सप्लेन इट ऑल्सो। अब यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रुको जी, यह क्वेश्चन पूछे हुआ है यूको बैंक पीओ एग्जाम, यूको बैंक पीओ एग्जाम 2006 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी राइट इट। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, यहां देखो, everyone is oblique A impressed by oblique B। सेशन थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस रखो। हर जिल oblique C and enthusiasm means उत्साह होता है, फुल स्टॉप, oblique D, now no error। E, यह पूछे हुआ है आरआरबी महिंद्रा पटना एग्जाम 2006, यह क्वेश्चन, आरआरबी महिंद्रा पटना एग्जाम 2006 में भी पूछा है। अब तीसरा क्वेश्चन, बुद्धि का प्रयोग करते रहो। 3 क्वेश्चन, उसके बाद होमवर्क भी देना है। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये देखो एसबीआई पीओ का एग्जाम, पीओ एग्जाम का ही क्वेश्चन है जी। इट इज स्ट्रेंज डेट, इट इज स्ट्रेंज that oblique A even after 15 years, even after 15 years of experience, oblique B, he is still not oblique C able to be performed, full stop, oblique D, here it is no error। नेक्स्ट सेशन में कोई रूल नहीं, एसएससी स्टेनोग्राफर कुछ और एग्जाम में पूछे गए 2018 का क्वेश्चन वेंसडे, आज मंडे, वेंसडे को मैं सेशन लेकर आऊंगा। 2018 का एसएससी का क्वेश्चन बनाना है, उसमें हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन एनडीए का भी हो, और चौथा उसके बाद वाला जो सेशन होगा वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे ले जाना है, इंक्लूडिंग हु और होम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, उसको लेकर आऊं। अब फिलहाल देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ये तो समझ रहे हो, ए बी सी और डी 4 पार्ट है, पढ़ना है और पता करना है गलती किस में है, जिसमें गलती होगा वही हमारा आंसर होगा, और यदि गलती किसी में नहीं है तब नो एरर दिया जाता है। अब आ जाओ पढ़ते हैं। मैं बार बार कह रहा था कि वर्ब के फॉर्म को याद रखिए, बाई को लेकर बहुत फोकस करिएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
हालांकि बाई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्ब का फॉर्म आप देखिए कि सेंटेंस में डूअर है या नहीं है, सेंटेंस एक्टिव का हो सकता है या नहीं, सेंटेंस पैसिव का हो सकता है या नहीं, ये सारे चीज मैं लगातार 3 सेशन से एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोग। अब आ जाओ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां तो कोई हर्ज नहीं है, कंप्लीटिंग इन द इवेंट हैज बीन फेल्ड लिखा था ना यार, फेलन, सॉरी, फेलन बिकॉज ऑफ वांट ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव एक साथ होगा, इंसेंटिव। अब देखो मैंने कह रखा है वॉइस से रिलेटेड जब क्वेश्चन हो, चूंकि अभी तो आप समझ रहे हो कि वॉइस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बाद में सबको मिक्स करके, तो मैं तो सोच रखा था इसको पढ़ाने के बाद एडजेक्टिव और वॉइस जो 2 मैंने पढ़ाया उसको मिक्स करके जो क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं डिफरेंट एग्जाम में उसको, लेकिन एडजेक्टिव के सीरीज को बहुत बढ़िया से पढ़े नहीं हो तुम लोग। खैर, अब देखो यहां हैज बीन फॉलन, हैज बीन फॉलन, हैव या हैज या हैड प्लस बीन प्लस V3 एक्टिव है कि पैसिव है? बोलो, पैसिव है। मैंने जो फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा था उसका कौन सा रूल है? 5वां। तो अब हैज बीन फॉलन पैसिव का वर्ब हो गया, आप समझ गए। अब हम देखेंगे कि यह सेंटेंस पैसिव का हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब आई, यहां कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी मैंने द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ढेर सारे संख्या में छात्र या छात्रों की जो संख्या है, कंप्लीटिंग इन द इवेंट, जो इवेंट में है, हैव यानी छात्रों की संख्या, इवेंट में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, हैज बीन फॉलन। तो क्या चीज गिरी हुई? फॉल माने गिरना, कम होना, तो क्या कम हुआ है? यानी छात्रों की संख्या। अब इस सेंटेंस को आप पैसिव में लेकर कैसे चले जाओगे? जाओगे नहीं, लेकर जा सकते हो। तो दैट्स वाई यह एक्टिव में होना चाहिए, यह पैसिव में कभी नहीं हो सकता है, यानी यहां पर बीन का प्रयोग गलत है। इज दैट क्लियर? चलो, तो गलती किस पार्ट में है? सी में। दैट्स वाई आंसर क्या होगा? सी। अब आओ, प्रेम दर्शाओ। एवरीवन इज यानी हर कोई, इंप्रेस बाई हर जिल, इज यहां इंप्रेस, प्रभावित हो ना। अब देखो, इज प्लस V3, आखिर इसमें तो बाई लगा भी दिया है और स्पष्ट है कि पैसिव का है। और वैसे भी बाई जिल एंड इंथुजियाज्म, यानी हर कोई उत्साह और माने उत्साह से प्रभावित है, सच्चाई और उत्साह से प्रभावित है। तो अब यहां जब खैर बाई जब लगा दिया, अब बाई के बाद एजेंट को रख दिया, तो ये तो स्पष्ट है कि सेंटेंस पैसिव का हो गया। तो पैसिव का हो गया तो इज इंप्रेस होना चाहिए कि इज इंप्रेस्ड होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? इज इंप्रेस्ड होना चाहिए। तो यहां गलती है, यहां सही है, गलती यहां है। किस पार्ट में? बी में। दैट्स वाई आंसर क्या होगा? बी होगा। आओ जाओ तीसरे क्वेश्चन में, खूब प्रेम से समझना। इट इज स्ट्रेंज, यह बड़ा स्ट्रेंज है, दैट कि इवन आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 15 वर्षों के अनुभव के बाद भी, ही इज स्टिल नॉट एबल टू बी परफॉर्म्ड, टू बी परफॉर्म्ड। आई क्वेश्चन पूछा है किस एग्जाम में? भाई रुक जाओ, आपको क्वेश्चन पूछा है SBI PO एग्जाम 2008 का है। SBI PO एग्जाम 2008। अब देखो टू बी परफॉर्म, तो टू प्लस वर्ब वन एक्टिव का फॉर्म है, टू बी परफॉर्म पैसिव का फॉर्म हो गया, पैसिव का हो गया। अब
देखेंगे कि यह पैसिव में जा सकता है या नहीं, तो इसका सब्जेक्ट तो ठीक इसके बगल में आपको यहां दिख गया। यानी 15 वर्ष के अनुभव के बाद भी बड़ी विचित्र बात है कि ही इज स्टिल नॉट एबल, यानी वह अभी भी परफॉर्म करने में एबल यानी सक्षम नहीं है। तो परफॉर्म करने वाला कोई है कि नहीं, तो है। कौन है, वह है। और जब काम करने वाला होता है तब वह सेंटेंस एक्टिव का होता है कि पैसिव का होता है, एक्टिव का होता है। तो एक्टिव का होता है तो यहाँ टू बी परफॉर्म्ड यानी टू बी प्लस V3 होना चाहिए कि टू प्लस वर्ब 1 होना चाहिए, टू प्लस वर्ब 1 होना चाहिए। दैट्स व्हाई ये होना क्या चाहिए, ही इज स्टिल नॉट एबल टू परफॉर्म। इज दैट क्लियर? यानी गलती इस बार किस पार्ट में है, डी में है। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। बुद्धि खुला, और बुद्धि खुलेगा अगले क्लास में। अब होमवर्क ले लीजिए 2-3 मिनट और। 10 वर्ब का फॉर्म क्लियर है जी, 10 वर्ब का फॉर्म क्लियर है तो आज होमवर्क थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। लुक, फिर से एक्टिव हो तो पैसिव में, पैसिव हो तो एक्टिव में, आप अपने से बदल लेना जी। Look here, homework, change the voice of the following, यानी निम्नलिखित का वॉइस चेंज करिए। क्वेश्चन नंबर 1, I invited them on this occasion. Second, sir teaches us English. Third, she will cook food for you. Next question, Buddha will have eaten all the mangoes by tomorrow, यानी बूटा कल तक सारा आम खा चुकेगा। 6, these roads must have been repaired by you। अच्छा इतना ही रहने दो चूंकि इधर जगह कम है। 6, सबको मिक्स करके दे दे रहा हूं जी। केमिस्ट्री, अरे मैं केमिस्ट्री बोलता हूँ यार, तुम लोग केमिस्ट्री ही बोलना। इज नॉट taught to the students by him daily। खूब बुद्धि लगाना इसमें। 7, she did not send
money to her parents. 9th, look here, we, या ऐसे कर देते हैं, our neighbors should be helped by us. ये 8वां होगा ना, 6ठा 7वां 8वां. 9, the postman could not deliver the letter yesterday. अच्छा, इतना ही रहने दो. चलो बना लो. नेक्स्ट सेशन यानी वेंसडे को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चन का सिर्फ जो अभी तक पढ़े हैं उस पर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा. उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग लेकर आएंगे, एक्टिव पैसिव का, जिसमें हु और हुम भी शामिल होगा, उसको समझना बड़ा जरूरी है. और उसके बाद तब फिर होगा आपका ऑप्टेटिव, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव नोट्स में जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड बी हैप्पी.